नमस्कार, मंडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं भुवन भास्कर। मंडी.com में इस हफ्ते एक बार फिर हम हाजिर हैं लेकर आपके लिए एक खास चर्चा, जिसमें कि हम बात करेंगे किसानों की आमदनी के बारे में, बात करेंगे हम पूरे एक तरह से जो एग्री इकोसिस्टम है उसके विकास के बारे में, उसके डेवलपमेंट के बारे में, और साथ ही हम ये भी बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो आधुनिक बाजार है, या कहा जाए कि आधुनिक मार्केटिंग सिस्टम है एग्रीकल्चर के अंदर, वो किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए, और कैसे आखिरकार किसानों की आमदनी में उससे इजाफा किया जा सकता है। इस पूरी बातचीत में हमारे साथ जो चर्चा के लिए आज जो खास मेहमान हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज हमारे मेहमान हैं अमित मुंडावाला। अमित मुंडावाला पहले भी मंडी.com में हम सबके साथ शामिल हो चुके हैं, इसलिए आप में से बहुत सारे दर्शकों का इनसे परिचय पहले से भी है, लेकिन एक बार फिर एक औपचारिकता है परिचय की, तो मैं परिचय करा देता हूँ। अमित मुंडावाला स्टार एग्री, जो वेयर हाउसिंग और कोलेटरल मैनेजमेंट की कंपनी है, उसके प्रमोटर हैं, उसके बोर्ड मेंबर हैं और होल टाइम डायरेक्टर हैं। और इसके साथ ही इसी की सब्सिडियरी कंपनी है एग्री बाजार, उसके मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। एग्री बाजार जो कंपनी है वो एक तरह से एक प्लेटफॉर्म है जहां की ई कॉमर्स, डिजिटल पेमेंट, रिमोट सेंसिंग, आईओटी डिवाइसेस और मशीन लर्निंग के साथ एआई, जो आजकल काफी चलन में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सबको एक साथ जोड़ के और एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, और साथ ही यहाँ किसानों को ट्रेडर्स के साथ और एफपीओ के साथ जोड़ते हैं। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि एक आधुनिक जो मार्केटिंग सिस्टम है उसका एक बहुत ही अनोखा एक एक ये प्लेटफॉर्म है। अमित जी, मैं बातचीत की शुरुआत यहीं से करता हूं कि जो काम आप कर रहे हैं, जिस कंपनी का आप एक तरह से जिसकी अगुवाई कर रहे हैं 4 साल से, और उससे हम देख सकते हैं कि 40 से ज्यादा एफपीओ, 1.25 लाख किसान सब जुड़ चुके हैं। किस तरह से इन सबको एक साथ जोड़ने से फायदा हो रहा है किसानों का, एफपीओ का, और कुल मिलाकर कहें तो पूरे कृषि जो एक एक जगत है, एक एग्री इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, उसका। धन्यवाद भुवन जी। दोबारा मेरे को आज आपने इनवाइट किया है और मेरे को सभी किसानों से रूबरू होने का दोबारा मौका मिला है इसके ऊपर में। 2007 में हम लोगों ने है ना स्टार एग्री की शुरुआत की, और शुरुआती दौर के अंदर में हम लोग सिर्फ पोस्ट हार्वेस्ट एक्टिविटीज हम कर रहे थे कि जब किसान की पैदावार खेत में तैयार हो जाती है, उसके बाद जब वो हार्वेस्टिंग के बाद में माल लेके आता है तो उसके पूरा माल का प्रोक्यूरमेंट वेयर हाउस के स्तर पे या मंडी के स्तर पे, फिर उस माल की क्वालिटी इंस्पेक्शन, उस माल का लॉजिस्टिक करके वेयर हाउस के अंदर माल रखवाना, और फिर जब आप वेयर हाउस में माल रख देते हैं तो उस माल के ऊपर वेयर हाउस के ऊपर फाइनेंसिंग, बाद में जब माल के प्राइस अच्छे आ जाते हैं उस माल को बिकवाना, और जब तक वो माल क्रशिंग पॉइंट तक नहीं पहुंच जाएगा तो वो पूरी एंड टू एंड पोस्ट सर्विस की एक्टिविटीज हमारी जो कोर कंपनी है स्टार एग्री वेयर हाउसिंग, उसके अंदर वो कर रहे हैं। 2016 के अंदर में हमने ये जो एग्री बाजार है इसका हमने स्टार्ट किया, तो इसके अंदर में ये एक इंटेंशन था कि पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर में लास्ट 10 ईयर्स में हमने एक्सपर्टीज हासिल कर लिया है। अब हमारे को फार्मर एंगल पे जाना है टुवर्ड्स जो प्री हार्वेस्ट जो फैसिलिटीज है। तो वहां पे इस कंपनी का उद्देश्य ये था कि सोइंग से लेके कि फार्मर को सोइंग कब करनी चाहिए और सोइंग किस चीज की करनी चाहिए। तो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज जो है जिसके अंदर में हम फार्मर्स का रजिस्ट्रेशन करते हैं और उसका जो लैंड का जियो फेंसिंग कर देते हैं। तो जियो फेंसिंग से सैटेलाइट इमेज से जो हम उसके डाटा कैप्चर करते हैं, इससे आप ये चेक कर सकते हैं कि उस लैंड के अंदर में क्या सोइंग की गई है। पास्ट के भी डाटा अवेलेबल है जिसके अंदर में जब आप इमेजरी से जो क्रॉप की सिग्नेचर होते हैं वो देख के आप ये बता सकते हैं कि लास्ट जब तक कि आपके उसमें मैप्स अवेलेबल है उसके हिसाब से 2-3 साल तक के मैप्स इजिली आपको मिल जाते हैं ये सेटेलाइट इमेजरी के। तो उसे पर सीजन वो कौन सी क्रॉप कर रहा है, उसकी क्या यील्ड आई होगी, क्वालिटी उसका कैसे रहा होगा, और उसका जो बेसिकली प्रोडक्शन का जो साइज है तो वो हम उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब इन सब चीजों में चलते हुए साथ में जब सैटेलाइट इमेजरी से आप लैंड का मॉइस्चर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि लैंड का मॉइस्चर कैसा है। तो अगर सोइंग के टाइम पे अगर फार्मर को सही एडवाइजरी दी जाए कि अगर आप लैंड का मॉइस्चर चेक कर लें तो जर्मिनेशन उससे बेटर होगा, कि अगर मैं ये बता पाऊँ कि आज ये सही जी समय है, आज आप सोइंग अमित जी, कीजिए। अमित जी, एक जैसे रिमोट सेंसिंग आपने कहा, ये एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन और क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं जो इस समय अब उपलब्ध हैं, जो किसान चाहे तो अपनी सुविधा के हिसाब से उसका फायदा उठा सकता है अपनी खेती के काम में। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी आजकल बहुत बातें हो रही हैं कि खेती में बहुत कुछ इससे बदला जा सकता है। ये कैसे बिल्कुल, खेती में काम करता है, थोड़ा इस पे भी आप हमें समझाइए। ये आप पूरा मॉडर्न फार्म डेवलप कर सकते हैं कि जब आप
किसी भी चीज की बिजाई कर रहे हैं तो उसका फार्म गेट का जो मॉनिटरिंग है, बेसिकली कुछ IoT डिवाइसेस होते हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं वहाँ फार्मलैंड के ऊपर में। जैसे एक वेदर स्टेशन है, वो आप प्रोब डाल देते हैं लैंड के अंदर में, तो वो उसका न्यूट्रिएंट्स कैसे चल रहे हैं उस पर्टिकुलर लैंड एरिया के, उसका उस पर्टिकुलर 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ की विसिनिटी के अंदर में वेदर कैसा चल रहा है, टेम्परेचर कैसा चल रहा है, तो वो मॉनिटरिंग जो है वो सर्वर के साथ में उसका कनेक्शन हो जाता है। और फिर जो बैक एंड पे जो IT कंपनी है जो इसकी एक्सपर्टीज बना रही है, तो वो टेलर मेड सोल्यूशन दे देते हैं उस पर्टिकुलर फार्म के लिए कि उस फार्म के अंदर रियल टाइम बेसिस पे क्या अभी एक्टिविटी हो रही है, जो क्रॉप आपने सोइंग की हुई है उसमें कितना डैमेज चल रहा है या उसमें क्या चीज की सुझाव की जरूरत है। तो वो एक तो जब आप सेटेलाइट की बात करते हैं तो वो एक ब्रॉडर लेवल पे वो पिक्चर आती है, और आपको कस्टमाइज सोल्यूशन चाहिए तो आप एक फार्म गेट के ऊपर में अपने पर्सनल इन्वेस्टमेंट कर दिया, आपने प्रोब्स लगा दिए, तो वो पर्टिकुलर उस दायरे के अंदर में ट्रैक पर्टिकुलरली स्पेशलाइज हो पाएगा। अच्छा, इसमें अमित जी थोड़ा मैं ये भी समझना चाहूँगा आपसे कि जो इस प्रकार की तकनीक जो एक तरह से कहा जाए कि बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी और बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी जो अब खेती में आ रही है, इसमें क्या अकेला किसान भी जुड़ सकता है, फ़ायदा उठा सकता है या एफपीओज़ के माध्यम से ही इसको करना ज़्यादा एक तरह से सुविधाजनक सहूलियत वाली बात होती है और उसमें फ़ायदेमंद होता है? देखो, जहां तक टेक्नोलॉजी के यूज की बात है वो तो किसान को 1 to 1 ही लेना पड़ेगा। FPO या कोई भी समूह जो है उसको उस टेक्नोलॉजी की जानकारी देने में वो उसको मदद करते हैं कि इंडिविजुअल किसान को नेटवर्क पता नहीं होता। आज मान लो एग्री बाजार को किसान ने अप्रोच करना है तो या तो एग्री बाजार ऑलरेडी उसका उसके साथ लिंक में आया हुआ है, अदरवाइज तो ये FPO या सोसाइटीज जो है वो उस माध्यम बनते हैं कि वो नई टेक्नोलॉजी तक उसको लेके जाए। लेकिन जैसे ही किसान उस टेक्नोलॉजी को जब अडॉप्ट कर लेगा तो उसको 1 to 1 ही वो करना पड़ेगा। जी, अमित जी, हमारी ये चर्चा हम जारी रखेंगे और जैसे हमने अभी एक तकनीक के एस्पेक्ट पर बात किया है और भी कुछ एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे। प्री हार्वेस्ट की हम बात कर रहे हैं, पोस्ट हार्वेस्ट की भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मंडी टॉक। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। एक बार फिर स्वागत है आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज किसानों के लिए तकनीक, प्री हार्वेस्ट, पोस्ट हार्वेस्ट, सब जगहों पर तकनीक का कैसे फायदा उठा सकते हैं किसान ज्यादा से ज्यादा और किस तरह से उनके पास क्या-क्या विकल्प हैं जिससे कि एक तरह से कहा जाए कि मार्केटिंग हो या उसमें भंडारण हो उपज की, और कैसे उसका इस्तेमाल करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एग्री बाजार के एमडी अमित मुंडावाला मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले हमने जाना अमित मुंडावाला से कि टेक्नोलॉजी में क्या-क्या नई चीजें आई हैं जिनका किसान फायदा उठा सकते हैं। अमित जी, क्योंकि वेयर हाउसिंग में भी आपका एक अच्छा खासा एक्सपोजर है और बहुत ही लंबा आपका अनुभव है, वेयर हाउसिंग को लेके सरकार का भी अगर देखा जाए तो हाल के दिनों में काफी कुछ एक एक ऐसा रुख रहा है, खास तौर से जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसने WDRA के पर उन्होंने बहुत खास जोर दिया है कि जो वेयर हाउसेज हैं वो WDRA से एक्रीडेशन उनका हो और साथ ही जो वेयर हाउसेज हैं उनका मानक एक उनकी जो उनका स्टैंडर्ड गुणवत्ता है वो बने। इसी संदर्भ में जो अभी-अभी सरकार ने जो 3 कृषि कानून लेके सरकार आई, जिसमें कि खास तौर से मैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट की बात करूंगा, जिसमें सुधार किया गया और जिसके बाद ये माना जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में निवेश आएगा, खास तौर से वेयर हाउसिंग के लिए। यहाँ पे आप किसानों के लिए कितना अवसर देखते हैं? क्योंकि खास तौर पे ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये हमेशा
पता नहीं कई दशकों से ये कहा जाता रहा है कि अपने यहाँ वेयर हाउसिंग की सही व्यवस्था न होने के कारण किसान बहुत जगहों पर सही कीमतें हासिल करने में चूक जाते हैं। देखिए, अगर कोई भी इन्वेस्टर की आप बात करें कि मान लो अगर भुवन जी को वेयर हाउस बनाना है, तो वो क्यों बनाएँगे कि उस जो भी आप वेयर हाउस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका रिटर्न आपको अच्छा मिलना चाहिए। तो स्वाभाविक बात है, जब वेयर हाउस की बात आती है, तो सबसे बड़ा अट्रैक्शन क्या होता है कि जो ज़मीन की कीमत जिस ज़मीन पे आप बनाना चाहते हैं, उस टाइम जो ज़मीन की कीमत रही होगी और वो 10 साल बाद आप देखेंगे, तो हमारे यहाँ ट्रेंड बना हुआ है कि वो ज़मीन कीमत जो है कैपिटल गेन काफ़ी अच्छे मिलते हैं इंडिया के अंदर। तो एक वो मेजर अट्रैक्शन रहता है इन्वेस्टर को कि वहाँ पे आपने लैंड ले लिया और वो लैंड जब आप वेयर हाउस बना लेंगे तो वो आप उसको बेच नहीं पाएँगे, तो आगे जाके वो 10 साल बाद 15 साल बाद आपको कैपिटल गेन बहुत अच्छा मिलेगा। उसके अलावा वेयर हाउसिंग रेंट है जो एक मेजर इनकम मिलती है कि अगर या तो आप वेयर हाउस को स्क्वायर फीट बेसिस पे किराए पे चढ़ा दीजिए या फिर कोई वेयर हाउसिंग कंपनी है तो उसको पर बैग बेसिस के ऊपर फार्मर आएगा, ट्रेडर आएगा, प्रोसेसर आएगा तो उसमें माल लगाएँगे। तो जब तक ये फार्म लॉज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुए थे, फार्म एक्ट नहीं आया था, तो वेयर हाउस के अंदर में सिर्फ आप वेयर हाउसिंग ही कर सकते हैं। उस टाइम आपको ये अलाउड नहीं था कि फार्मर सीधा फार्म गेट से वेयर हाउस पे आ जाए, उसकी माल की जो मार्केट है बेसिकली जो हम ई मार्केट की बात करते हैं या माल का जो खरीद फरोख्त है वो वेयर हाउस के ऊपर संभव नहीं था क्योंकि आपके स्टेट के एक्ट्स जो है वो बड़ी सीमित दायरे में उसको अलाउ करते थे। कुछ स्टेट्स में अलाउ किया गया था और मेजोरिटी स्टेट्स में वो जैसे हरियाणा पंजाब की बात करें तो वहाँ पे वेयर हाउस के ऊपर में आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आपको ट्रेड करना है तो आपको मंडी क्षेत्र के अंदर ही जाना पड़ेगा। जैसे ही ये फार्म गेट आए तो ये बहुत बड़ा विंडो खुल गया कि आपने बायर और सेलर दोनों को फ्लेक्सिबल कर दिया कि आप कहीं पर भी अपना ट्रेड कर सकते हैं और ट्रेड करने के लिए सिर्फ आपको पैन कार्ड की जरूरत है। बायर को, सेलर को, फार्मर को कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो विद इन स्टेट जाए, आउट ऑफ स्टेट जाए, वो कहीं पर मंडी के अंदर जाए, मंडी के बाहर जाए, जहाँ पे उसको प्राइस बेटर मिल रहा है। इससे मैं दोबारा फिर ये कहना चाहता हूँ कि मंडी के अंदर काम करने में किसी को भी रोक नहीं थी। मंडी जैसे चल रही थी वैसी ही चल रही है। खाली उसको एक फार्मर को अपॉर्च्युनिटी दिया कि मंडी के बाहर अगर उसको प्राइस अच्छे मिल रहे हैं तो वो वेयर हाउस के ऊपर में या वेयर हाउस के बाहर कहीं पर भी उसका अगर बायर है तो वो उसको वहां माल दे सकता है। अब आप निवेश की बात समझिए कि जैसे ही आपने वेयर हाउस को अलाउ कर दिया कि वेयर हाउस के ऊपर में किसान सीधा आ सकता है माल लेके और वो ई मार्केट प्लेटफॉर्म जैसे एग्री बाजार है, एग्री बाजार जैसे अभी कई प्लेटफॉर्म और चालू हुए हैं, तो उनके ऊपर में बायर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं। जैसे आपने आपकी जानकारी जैसे एग्री बाजार पे बहुत बड़ी मात्रा के अंदर में रजिस्टर्ड बायर्स हैं हमारे यहाँ। तो अभी एक जो अट्रैक्शन जो है वो इन्वेस्टर्स के लिए ये बना है, चाहे आप स्टारगिरी की बात करें या स्टारगिरी के पास जितने इन्वेस्टर्स हैं, तो वो गाँव में जाके हम एक टर्म यूज़ कर रहे हैं पीपीसी, प्राइमरी प्रोक्योरमेंट सेंटर। या आप ग्रामीण जो रूरल एग्री मार्केटिंग जो है ग्राम जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रमोट किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में जो आपके पैक्स हैं उनके थ्रू जो है वो पॉइंट स्टार्ट किए कि भाई यहाँ इस क्षेत्र में इस जगह पे आके छोटा सा स्टोरेज बना दिया और वहां पे आपको माल माल तुलाने की व्यवस्था कर दी। तो वो पॉइंट जो है वो हमने एक मॉडल दिया कि लगभग 2.5-3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट रहेगी जिसके अंदर में आपने एक ड्राई वेयर हाउस बना दिया, एक छोटा सा आपने टेम्परेचर कंट्रोल रूम बना दिया फ्रूट वेजिटेबल के लिए या इवन वहां पे आप मिल्क की कलेक्शन भी कर सकते हैं। और उस एरिया की इन्वेस्टमेंट हम ये करें कि कोई भी सोसाइटी या एफपीओ करें ताकि उस क्षेत्र के किसान जो है वो उसके शेयर होल्डर बन जाए और उसके अंदर में कुछ स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दे इंफ्रास्ट्रक्चर के जी। ऊपर में और आप उसके अंदर में ये एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर लोन जो है जिसमें भारत सरकार जो है वो 3% की सब्सिडी दे रही है। मोटा मोटी 5% में आपको पैसा मिल गया ब्याज के ऊपर में। जी। वो लोन लेके आप वो इंफ्रा बना लीजिए और हमारी जैसी कंपनियां उसके अंदर में एमओयू करने के लिए तैयार है जिसके अंदर में एसेट आपने बना दिया, चलाएगा एफपीओ और फार्मर वो सारा माल अपने उस 10 किलोमीटर के 15 किलोमीटर रेडियस में जितना भी माल पैदा हो रहा है, चाहे वो दूध है, चाहे वो फल सब्जी है या वो अनाज है, सारा वहां इकट्ठा होगा। अब वो पोर्टल, वो जो एरिया है जिसको हम प्राइमरी प्रोक्योरमेंट सेंटर बोल रहे हैं, वो ऑनलाइन कनेक्टेड हो गया आपके एग्री बाजार पोर्टल से या एग्री बाजार जैसे पोर्टल के थ्रू कनेक्ट हो गया। जी, तो जी, जी। बायर आपको वर्चुअल मिल रहा है। वहां पे लैब होगी, वहां पे कांटा होगा, वहां पे आपके ऊपर माल तुलाने का, ग्रेडिंग करने की फैसिलिटी बना दी आपने। तो एक ये आपने मॉडर्न मंडी विकसित कर दी। जी, जी, ये बिल्कुल। फैसिलिटी पहले आप कर नहीं सकते थे। ये एक्ट आने के बाद में आपको एलिजिबिलिटी मिली है क्योंकि अगर आप पहले ये इन्वेस्टमेंट करते तो आपको पैसा नहीं मिलता क्योंकि आप जी। उस माल की खरीदी वहां यानी कर नहीं सकते थे। इस नए एक्ट से निश्चित तौर पे बहुत सारे मौके, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज किसानों के आगे खुली है। लेकिन आपने एक लोन की बात भी बीच में अमित जी ने आपने कही। थोड़ा-सा मैं इस पर एक और सवाल आपसे पूछता हूँ, इसी से जुड़ा हुआ है, ये थोड़ा बताइए। 2017 में सरकार ने ईएनडब्ल्यूआर का एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, इलेक्ट्रॉनिक जो जी। निगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट का। जिसमें कि किसान के पास एक सुविधा अब ये भी हो गई है कि वेयर हाउस में जिस समय माल उसका पड़ा हुआ है, उसी समय उसके आधार पर ईएनडब्ल्यूआर के आधार पर वो अपने माल पर
बैंक से या किसी एनबीएफसी से एक फाइनेंस करा सकता है। ये सुविधा जो है ये किस तरह से काम करती है और किसानों को इसमें क्या किसी प्रकार का कोई अवरोध या किसी तरह की जागरूकता की कमी के कारण किसान अभी इसका फायदा अच्छे से नहीं उठा पा रहे हैं? वो जी, पैसे की अवेलेबिलिटी या ये जो आप एएनडब्ल्यूआर की बात कर रहे हैं, ये बेसिकली हिस्टोरिकली ये वेयर हाउस रिसिप्ट लोन है कि किसी भी वेयर हाउस के अंदर अगर आप माल लगा देंगे तो वो रिसिप्ट जो मिलेगी, चाहे वो सरकारी रिसिप्ट है या इवन प्राइवेट वेयर हाउस की रिसिप्ट भी है, या आप एएनडब्ल्यूआर की बात करें, एएनडब्ल्यूआर तो नेगोशिएबल रिसिप्ट होगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर में। तो जी, जी, जी। विशेषकर प्राइवेट बैंक्स के जिनकी रीच किसानों के पास डायरेक्ट नहीं है, उनके लिए ये डब्ल्यूआर लोन जो है वो बहुत एक्साइटेड है, और वो बैंक चाहता है कि वो करे, चूंकि आरबीआई की तरफ से रिस्ट्रिक्शन है बैंक्स को कि जी, वो जी। लगभग 17% लोन उनकी टोटल बुक साइज का उतना जाना करना है पड़ेगा कि उनको। इसलिए बैंकों को एक सुविधा हो जाती है इसके कारण कि वो ज़्यादा आसानी से लोन दे पाएँगे। लेकिन फिलहाल हम लेंगे एक छोटा-सा ब्रेक। बने रहिए हमारे साथ, कहीं मत जाइए, देखते रहिए मंडी रॉक। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। स्वागत है एक बार फिर आपका मंडी.com में। हम बात कर रहे हैं आज किस तरह से प्री हार्वेस्ट और पोस्ट हार्वेस्ट में किसान अपने जो उपलब्ध टेक्नोलॉजीज हैं, वेयर हाउसिंग हैं और जो दूसरे मार्केटिंग एवेन्यूज जो विपणन के साधन हैं, उनका इस्तेमाल कर किस तरह से फायदा उठा सकते हैं, अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हमारे साथ एग्री बाजार के एमडी अमित मुंडावाला इस चर्चा में शामिल है। अमित, अभी हमने वेयर हाउसिंग की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की। अब इन दोनों को मिला के जरा अगर हम विपणन की बात जब कर रहे हैं, मार्केटिंग की बात कर रहे हैं, तो आधुनिक जब कृषि मार्केटिंग में एक वायदा बाजार का भी अपना एक रोल है और हमने देखा है कि बहुत बार वायदा बाजार में खास तौर से मैं बात करूंगा कि किसानों के लिए या जो फिजिकल में काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छे मौके हेजिंग का और दूसरे मौके वायदा बाजार पर होते हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं किसान भी और जो दूसरे लोग जो फिजिकल में काम कर रहे हैं। खास तौर से किसानों को एफपीओज के माध्यम से इसका फायदा मिलता है और क्योंकि आप भी लगभग 40 से ज्यादा एफपीओज के साथ काम कर रहे हैं और एक तरह से वेयर हाउसिंग में भी आपका एक दखल है, तो मैं इसको थोड़ा आपसे समझना चाहूंगा कि वायदा बाजार, वेयर हाउसिंग, एफपीओज, ये पूरा जो इकोसिस्टम तैयार हुआ है, ये आधुनिक खेती और आधुनिक एक कृषि विपणन के लिए, एग्री मार्केटिंग के लिहाज से कितना आप महत्वपूर्ण देखते हैं? देखिए, ये सब एक दूसरे के पूरक है। हर एक्टिविटी एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रही है, तभी एक मेजर इकोसिस्टम डेवलप होगा और हर सेक्टर की, हर सिस्टम की एक आपस के अंदर में जुड़ते हैं ये। किसान के लिए आपको एक समझना पड़ेगा कि वो उसको डिसीजन कब लेना है। 2 बार डिसीजन लेता है वो। एक तो जब वो माल की बिजाई कर रहा होता है, उस टाइम वो समझना है कि उसको कौन सी चीज की बिजाई करनी है। और जब वो बिजाई कर लेता है तो उसके बाद में उसका मेजर ध्यान ये रहता है कि किस प्राइस में उसको माल को बेचना है। तो अब जब आप कॉल लेंगे किसी, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे सरसों की बिजाई की किसान ने और सरसों उसका पैदा हो गया है, तो जब मार्केट उस टाइम सरसों के भाव कैसे हैं, तो एक तो गवर्नमेंट ने एक बेंचमार्क दिया हुआ है एमएसपी का। अगर एमएसपी से जनरली अगर देखा गया कि एमएसपी से वो अगर ऊपर ट्रेड हो रहा है तो किसान का रुझान ये होता है कि वो माल इमीडिएटली बेचने में उसको बिलीव करता है। अगर अगर मार्केट अगर बियरिश है, अगर मार्केट एमएसपी से डाउन चल रहा है, तो उसके बाद सिर्फ दो दो विकल्प रहते हैं कि अगर
सरकार एमएसपी के ऊपर माल ले रही है तो वो पहले प्रयास ये करेगा कि उसको एमएसपी पे गवर्नमेंट को तोल के आएगा। अगर उसका एमएसपी पे माल नहीं बिक रहा है तो उसके पास में फिर ये सोचने के लिए वो वापस किसान ये उसको दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या आगे फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे या उसको माल होल्ड करना चाहिए या उसको माल अभी जो करंट भाव है उसमें बेच देना चाहिए। तो यहाँ पे वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज की या जो वेयर हाउस लोन की बात आती है कि किसान जो है वो एक सेंटर पे आया, उसने वहां प्राइस देखे, अगर उसको प्राइस वो सूट करते हैं वो माल को बेच के निकल जाएगा। अगर उसको लग रहा है कि प्राइस बेटर नहीं है तो वो उसको वहीं स्टोर कर ले और उसको फिर वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही वो प्राइस लगेगा उसको, ये वेयर हाउसिंग कंपनीज हैं या जितने भी ई पोर्टल्स हैं या फ्यूचर कमोडिटी एक्सचेंज है, वो ये आईना दिखाते हैं कि आगे के महीने में क्या प्राइस चल रहे हैं। तो जैसे सेबी जो है पिछले 4-5 साल के लिए पर्टिकुलरली जो है वो फार्मर सेंट्रिक या एफपीओ सेंट्रिक प्रोडक्ट बनाने के लिए सभी एक्सचेंज को बाध्य किया है उन्होंने कि आप ऐसे प्रोडक्ट बनाइए जो एफपीओ यूज कर पाए या पर्टिकुलरली किसान यूज कर पाए एफपीओ के माध्यम से। तो अभी जैसे एक मैं आपको एग्जांपल दूं कि एनसीडीएक्स ने एक ट्रेड चालू किया है जिसके अंदर में किसान क्रॉप जब सोइंग की है उसी टाइम वो अपना माल बेच सकता है ऑप्शन के थ्रू। तो जैसे सरसों का फिर एग्जांपल ले लीजिए कि मान लो आज सरसों के भाव 5200 है और जो स्पॉट के अंदर में उसको ऑप्शन मिल रहा है, मान लो उसको दिख रहा है कि 3 महीने आगे की सरसों बिक रही है 5700 रुपए के अंदर में, तो वो 5700 रुपए में अपना ट्रेड अभी लॉक कर सकता है। और जब वो बारी आएगी बेचने की, जब उसका माल हार्वेस्ट हो जाएगा, उस टाइम अगर वो प्राइस मंदा रहा तो 5700 में बेच देगा। और अगर 5700 से ऊपर प्राइस आया, मान लो उस टाइम प्राइस अगर 6000 में, तो वो फार्मर बाउंड नहीं है उसको देने के लिए। तो फार्मर के दोनों तरफ अपर एंड हुए कि अगर प्राइस कम है तो उसका प्राइस लॉक हो चुका है, अगर उस जो प्राइस लॉक किया है उससे भी ज्यादा प्राइस मिल रहा है तो वो फ्री है बेचने के लिए। तो इस तरह की फैसिलिटीज जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फार्मर के लिए फोकस कर रही है। इसकी खाली ये है कि ये अवेयरनेस जो है वो एफपीओ के माध्यम से की जा सकती है, क्योंकि इंडिविजुअली एक किसान को इसकी जानकारी मिलना मुश्किल है। तो ये एफपीओ के थ्रू, सोसाइटीज के थ्रू या ये जो ई पोर्टल्स हैं, इनके सबके ये सहयोग ये चाहिए कि ये ऐसी इस तरह की फैसिलिटी जो सेबी ने, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि वो फार्मर को फायदा मिले इस बात का, तो ये अगर इस तरीके की अगर पब्लिसिटी की जाए तो किसान को बेशर्ते ही जो है अब वो प्राइस रिस्क फ्री अपने लॉक कर पाएगा। इसके अलावा वेयर हाउस रिलेटेड फाइनेंसिंग पिछले 10 साल से हो ही रहा है, तो उसके अंदर में आड़तिया जो है वो मंडी के अंदर में हमेशा फार्मर को सही गाइड करता है कि उसको माल अभी रोकना चाहिए या उसको माल 3 महीने बाद लेके आना चाहिए। तो वो उस टूल को वो यूज कर सकता है। जी अमित जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। इनफैक्ट बहुत सारी बातें हैं जो और की जा सकती हैं, लेकिन समय हमारा खत्म हो गया है और इसलिए इस चर्चा को हम यहीं विराम देंगे। लेकिन अभी जो कुल मिलाकर बातचीत हमने मंडी.com में आज की है, अमित मुंडावाला हमारे आज के मेहमान हैं और जिनसे आज हमने समझा है कि कैसे कितने सारे एक तरह से कहा जाए कि तरीके किसानों के पास हैं, केवल कमी है तो जागरूकता की कमी है, प्रयासों की थोड़ी कमी है। अदरवाइज तकनीक से अगर शुरू करें तो तकनीक है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें कि एक वेयर हाउसिंग उसका एक हिस्सा है जिस पर हमने बात की, और अंत में जो विपणन का क्षेत्र है यानी मार्केटिंग का क्षेत्र है, वहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वायदा बाजार जैसे जो जरिए हमारे पास हैं, जहाँ की अमित मुंडावाला जी ने बताया कि ऐसे भी टूल्स हैं किसानों के पास जिसमें कि वो बुआई के समय ही अपने भाव को सुरक्षित भी कर सकते हैं और ज्यादा भाव अगर होने पर उस हेजिंग के टूल को छोड़कर आप बाजार में भी जा सकते हैं, खुले बाजार में। तो इस तरह यानी कि कुल मिलाकर केवल ये है कि आपको आंख और कान खुले रखने हैं और जो भी नए विकास हो रहे हैं, चाहे वो सरकार की नीतियों के माध्यम से हो रहे हैं या निजी क्षेत्र के सामने आकर और निवेश करने से हो रहे हैं, उनका लाभ उठाना है किसानों को और उनका लाभ उठाकर किसान बहुत आसानी से अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और ये तमाम बातें हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे अमित मुंडावाला और आज अब मंडी.com से मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए हमारे साथ क्योंकि डीडी किसान पर कार्यक्रमों और खबरों का सिलसिला जारी है। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।